कर दी जाएगी। देखिए देखते हैं क्या कि नीट के 10 दिन बचे हैं, इसमें क्या करना है और क्या क्या प्रॉब्लम किया जा रहा है। देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग एंड पैनिक। ना तो ओवर थिंकिंग करनी है और ना ही घबराना है। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चली जाएगी, दूसरों को देखकर डर लगने लगेगा। आप कंपेरिजन करोगे कि उसका 600 प्लस आ रहा है और मेरा 200 ही आ रहा है। आगे, बिग रिविजन स्ट्रेटजी। ये क्या होता है, हम लोग अगर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो बिग टॉपिक रहता है ना, हमेशा बिग रह जाता है। जैसे सब कुछ पढ़ लिया लेकिन याद कुछ नहीं। मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवीजन कुछ नहीं किया, जिससे याद कुछ नहीं है, जिससे मैं परीक्षा में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भूलना स्टार्ट कर जाते हो। अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटजी नहीं है तो आप जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जिससे अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आप भूल जाओगे। तो होगा क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक भूलना स्टार्ट कर दोगे आप। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन नहीं कर पाओगे, जिससे आपका हथियार ही छूट जाएगा। आगे, अब हम बात करते हैं ना हिंदी मीडियम वालों के लिए कि उनमें लैंग्वेज बैरियर आती है। इससे क्या होता है कि इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने में ना हिंदी वालों को 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इंग्लिश वर्ड देखते ही उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और अगर आंसर सही भी आता है ना तो वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, जिससे वो ओवर गेस करके उस आंसर को गलत कर पा देते हैं। आगे, टू मनी सोर्सेज। मैंने एबी के सर का लेक्चर देखा था। मैंने उनका हर लेक्चर में यही सुना था कि आपका रिजल्ट आप कितना पढ़ रहे हो डिपेंड नहीं करता, आपका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है कि कितना चीज़ों को बार बार रिवाइज कर पा रहे हो। इसीलिए देखते हैं यहाँ कि अगर आप बहुत सारे सोर्सेज आपके पास है, आज ये बुक ले लिए, कल उस बुक पे जंप हो गए, तो ये बिल्कुल टाइम वेस्टेड होगा। अगला, यूट्यूब पे बहुत सारे भैया दीदी आते हैं कि लास्ट में ये कर लो वो कर लो, 450 प्लस आ जाएंगे, मैं 10 दिन में MBBS दिला दूंगा। सब फालतू की बातें हैं, केवल व्यू के लिए होते हैं सब। आगे, लास्ट टाइम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उस जहां क्वेश्चन गलती होती है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखिए। इसे ही बोलते हैं हम रेट्रोग्रेसिव स्टडी। आगे, कंफ्यूजन बढ़ेगी। आगे बात करते हैं ना लो मॉक टेस्ट स्कोर। अगर मॉक टेस्ट में बार बार स्कोर कम आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डाउन होगा, सेल्फ डाउट होगी और बहुत सारी बातें होगी। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि टेस्ट से डरना शुरू कर देते हैं और केवल टेस्ट देते हैं और बिना किसी टेस्ट का एनालिसिस किए हुए। ये लूप बहुत बड़ी लूप है, इसमें अगर फंस गए हो इसे निकलना बहुत मुश्किल है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स वीक रहता है उनका, तो लास्ट 10 दिन में ना वो फिजिक्स उठा के केवल फिजिक्स करते रहते हैं और मैक्सिमम टाइम से बेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आगे, बायोलॉजी के रिवीजन छोड़ देते हैं, किसी चक्कर में, फिजिक्स के चक्कर में। आगे, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी उनकी ठीक नहीं होती है, उनको ये पता नहीं कि पहले बायोलॉजी करना है या फिजिक्स करना है या केमिस्ट्री करना है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने एग्जाम प्रेशर में देकर गलत कर जाते हैं। आगे हम बात करेंगे ना गेस वर्क एंड निगेटिव मार्किंग फियर। बहुत लोगों में फियर होती है कि डाउट आती है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, क्या क्वेश्चन में सॉल्व कर पाऊंगा। ओवर गेस करके मार्क्स को निगेटिव में ले जाते हैं और अपने मार्क्स को कम कर लेते हैं। आगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ एंड स्लीप इशू। बहुत बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है दिमाग को रेस्ट देना। अगर दिमाग आपका प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा है ना तो आपके अंदर जो पढ़ते हो उसका मेमोरी बिल्डअप नहीं होगा और आप सारा चीज भूलना शुरू कर दोगे। आगे, इसमें क्या क्या है, देर रात तक जगना, स्ट्रेस, हेडेक और टायर्डनेस, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन एंड प्रेशर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें क्या होती है, आप देखते हो क्या कि मेरी बाली का या किसी का 600 प्लस स्कोर आ रहा है और मेरा स्कोर 300 में अटक गया हूं मैं। आगे, पापा की मेहनत और माँ की उम्मीद। सबसे बड़ा रिग्रेट फील तो यही होता है कि पापा मेरे लिए इतना मेहनत किए, मम्मी का उम्मीद है मुझ पर, क्या ये उम्मीद कायम रहेगी या फिर टूट जाएगी। आगे, सेल्फ डाउट बढ़ेगी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ या मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, बहुत सारी बातें। आगे, लैक ऑफ क्लियर प्लान। उसके अंदर प्लान नहीं है ना कि डेली क्या क्या पढ़नी है, क्या रिवीजन करनी है, क्या क्वेश्चन लगाना है। आगे, अब उससे क्या करते हैं कि कभी ए बुक उठाते हैं, कभी यूट्यूब पर भैया दीदी के लेक्चर देख लेते हैं और अपना आउटपुट कम कर लेते हैं। ठीक,
अंतिम 10 दिन में अगर आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप 200-300 से लेके डायरेक्ट 500 प्लस जा सकते हो। लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। आगे न्यू टॉपिक को अवॉइड करना है, केवल फोकस एनसीईआरटी पे देना है, पीवाईक्यू पे देना है और एक ही चीज को बार बार रिवाइज करनी है। आइए देखते हैं हम मोक्ष कैसे मिलेगा, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या है। आप बायोलॉजी को ना केवल एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी का हर लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी का एग्जामिनेटर क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी में क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके उस क्वेश्चन को देखो और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ही दो। आगे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, फार्मूला पढ़नी है और नेम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक का ब्रह्मास्त्र होता है उसको पढ़ना है। फिजिक्स में आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है और फार्मूला शीट जो होती है माइंड में उसको बार रिवाइज करनी है। आगे डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट देनी है और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है। अगर आप मॉक दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। आगे अपना सबसे जरूरी चीज है, अपना स्लीप साइकिल को फिक्स कीजिए, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए और अपने पढ़ाई को बेस्ट बनाइए, हाई आउटपुट वाले बनाइए। थैंक यू, जय हिंद।